नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। बायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की आत्मकथा का यह 7वां एपिसोड है, जिसमें महात्मा गांधी की हाई स्कूल के जीवन में कुछ दुखद प्रसंग रहे हैं, कुछ दुखद घटनाएं रही हैं, जिसका उल्लेख किया गया है, जिसमें महात्मा गांधी अपनी बायोग्राफी, अपनी आत्मकथा में उन प्रसंगों का उल्लेख किया है। आज मैं उन्हीं उल्लेखों का वर्णन आप लोगों के सामने करूंगा। देखिए, अब तक ये हम लोग जान चुके थे कि महात्मा गांधी जो है इनकी जो मृत्यु थी कुछ ऐसे दोस्तों के साथ हो गई थी जो मांसाहार थे। और उस समय तक गुजरात के एक कवि हुआ करते थे नर्मद, जिन्होंने ये भी मांसाहारी के पक्ष में भी एक कविता लिखा था कि हम भारतीयों के ऊपर अंग्रेज जो है इसलिए शासन कर रहा है क्योंकि हम कमजोर हैं। उन देखो, उन अंग्रेजों को कितने लंबे चौड़े हट्टे कट्टे दिखते हैं, मांस खाने वाले हैं, बहादुर है, बलिष्ठ है, इसलिए वो हम पर शासन करने में कामयाब हो हैं। उसके पक्ष में नर्मद ने लिखा था, अंग्रेजों राज्य करे देसी रहे दबाई, देसी रहे दबाई जोने बेना शरीर भाई, पेलो 5 हाथ पूरो पूरो 50 में। तो ये यहाँ पर नर्मद जो है इन पंक्तियों से जो है गुजराती में ही लिखा गया है। साफ कहते हैं कि अंग्रेजी राज्य करते हैं और हिंदुस्तानी दबे रहते हैं। दोनों के शरीर तो देखो, यानी अंग्रेजों के भी शरीर देखो और भारतीयों के भी शरीर देखो, वे पूरे 5 हाथ के हैं और एक एक 500 के लिए काफी है। मतलब अंग्रेजों के पक्ष में कहते वो पूरे 5-5 हाथ के हैं, ये 6 फीट लंबे चौड़े, और एक एक जो है 500 के ऊपर भारी पड़ने वाले हैं। तो इस प्रकार के कथनों के पश्चात जो इन कविताओं को पढ़ने और जानने के बाद महात्मा गांधी को भी लगा कि मांसाहार खाना वाकई अच्छी बात है और इससे खा करके, इसका सेवन करते हुए हम अंग्रेजों से 2-2 हाथ करने में कामयाब रहेंगे। उसी वक्त जो है इनकी जो कुछ मित्रता थी कुछ दोस्तों से, उन्होंने भी प्रेरित किया था और इनके मन में भी जो है लालसा जाग चुकी थी कि महात्मा मैं भी मांसाहार भोजन करूंगा। जबकि महात्मा गांधी का जो परिवार था वो वैष्णव परिवार था, जहां मांस खाना जो है अनुचित माना जाता था। अगर महात्मा गांधी के माता पिता को पता चलता कि इनका छोटा लड़का जो है मांसाहारी बन चुका है तो शायद वो जीते जी मर जाते। ऐसा उल्लेख भी जो है महात्मा गांधी ने अपने किताब में, अपनी आत्मकथा में लिखा है। देखिए क्या लिखते हैं वो, निश्चित दिन आया, एक सर्टेन डेज आ चुका है और वो घटना जो घटने वाली थी उस दिन के बारे में लिखा है, अपनी स्थिति का संपूर्ण वर्णन करना मेरे लिए कठिन है। अब दो सर्टेन डे था, निश्चित दिन था, और मेरी जो स्थिति थी उसका वर्णन मैं शायद अपने शब्दों में नहीं कर पाऊं। एक तरफ सुधार का उत्साह था, तो जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन करने का कौतूहल था, और दूसरी ओर चोर की तरह छिपकर काम करने की सन। मतलब एक तरफ था कि भाई मेरे अंदर सुधार करने के जो है उत्साह था कि मैं अपने दोस्तों को, बिगड़े जो गलत रास्ते पे जा चुके थे, उन्हें सुधार करना है। तो दूसरी तरफ जो है मेरे जीवन में कुछ परिवर्तन, महत्वपूर्ण परिवर्तन आ रहे थे, उसका भी मेरे अंदर जो है कौतूहल मचा हुआ था, खलबली मची हुई थी। और दूसरी ओर चोरों की तरह, शर्म की बात है क्योंकि ये छिप करके, घर में तो खा नहीं सकते थे क्योंकि घर में तो वैष्णव परिवार के लोग थे, तो वो खा नहीं सकते थे, तो छिप करके जो है मांसाहार का सेवन करने का निर्णय और प्लानिंग बनाया गया था इनके दोस्तों के बीच में। मुझे याद नहीं पड़ता कि इसमें मुख्य वस्तु क्या थी। हम नदी के तरफ एकांत की खोज पे चले, दूर जाकर ऐसा कोना खोजा जहां कोई देख ना सके, और कभी ना देखी हुई वस्तु यानी मांस देखी, साथ में भटियार खाने की डबल रोटी। देखिए महात्मा गांधी यहाँ पे साफ कहते हैं कि नदी के एकांत की तरफ चले गए जहाँ के ये सोचते हुए कि वहां कोई और मिलेगा नहीं, कोई हमें देख नहीं पाएगा। और जीवन में कभी जो महात्मा गांधी मांस को देखे नहीं थे, उन्हें वहां पे पहली बार मांस को देखना पड़ा। साथ साथ भटियार खाने की डबल रोटी, जिसे हम लोग पाव रोटी कहते हैं ना, वो डबल रोटी, उसे भी उन्होंने, दोनों चीजें, मांसाहार भी और डबल रोटी भी, महात्मा गांधी को उस समय तक जो है, उस अवस्था तक पसंद नहीं था। उन्होंने खाया नहीं था, मांसाहार का तो सेवन ही नहीं किया था। पहली बार जो है मांस को इसी घटनाक्रम में उन्होंने देखा था। मेरी वह रात बहुत बुरी भी थी। देखिए मांस का सेवन करने के दौरान जो है, मांस खाने के वक्त महात्मा गांधी को लगा कि मांस का सेवन करने से ऐसा लगा कि मैं चबड़ा चबा रहा हूं। तो पहली बार में महात्मा गांधी की तो हालत ही खराब हो गई, उन्हें उल्टियां, वोमिटिंग होना शुरू हो गया।
और वो परेशान हो गए, वहां पे खा नहीं पाए। जब वो रात आए, रात बीता, तो उनके लिए और भी बेचैनी भरा रहा। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि बकरा उनके शरीर में घुस चुका है और वो रो रहा है, जिसके कारण उन्हें नींद भी नहीं आ रही थी और वो अपने अंदर जो है अपने आप को कोसते चले जा रहे थे। पछतावा उनको हो रहा था कि मुझे तो, लेकिन अंदर अंदर जो है वो बहुत ही सेल्फ कॉन्फिडेंट थे और बहुत आत्मविश्वास उन्होंने बना लिया था, मुझे मांस खाना है। मांस खाने की जिद इन्होंने इसलिए डाल रखी थी क्योंकि इनके दोस्तों ने इनके दिमाग में भर रखा था कि मांस खाओगे तो हमारे जैसे बलिष्ठ और बलवान शरीर वाले बनोगे, नहीं तो ऐसे ही दुबले पतले। जो कि जिस समय की बात की जा रही है उसमें महात्मा गांधी दुबले पतले हुआ करते थे और इनके जो मित्र थे वो हट्टे कट्टे होते थे और मांस खाने वाले थे। कहते थे कि देखो मांस खा के मेरा शरीर जो है बलिष्ठ बना है, ताकतवर बना है, और तुम अगर नहीं खाते हो तुम्हारा शरीर दुबला पतला है, कमजोर है। और वाकई वो कहते भी हैं कि उन्हें देखने के बाद, अपने आप को देखने के बाद, उनको देखना और फिर अपने आप को देखना, सब लगती थी कि मैं उनके सामने बहुत दुबला पतला नजर आता था और वो जो है हट्टे कट्टे नजर आते थे। तो वो हिम्मत करने लगे कि नहीं मुझे तो खाना है। मित्र भी हार खाने वाले, दोस्त भी जो इनके थे वो भी नहीं, वो भी जो हारने वाले नहीं थे, वो भी चाहते थे कि मोहन को जो है, मोहनदास करमचंद को मांस खिला के ही रखना है, खिला के छोड़ना है। ठीक है, अब उन्होंने जो है मांस को अलग अलग ढंग से पकाने का प्रयत्न करने लगा। इन लोगों ने क्या किया, बावर्ची को खोज के लाया और वहां के डाक बंगला जो है सरकारी डाक बंगले में जाकर बनाने का निर्णय लिया और अलग अलग ढंग से इसमें कुछ पैसा खर्च होता था। और महात्मा गांधी ये भी कहते हैं कि इस समय मैंने कभी पैसा नहीं दिया, दोस्तों ने किस प्रकार से पैसे इकट्ठा करते थे, कहां से मैनेज करते थे, आज तक मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला है। साल में, और इस घटना के दौरान वो कहते हैं कि एक साल के अंतराल 4 से 5 बार ऐसा घटना घटा जब मैंने दोस्तों के साथ मिलकर मांस खाई हो। चूंकि ज्यादा बार ये घटनाएं इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि उतना पैसा ही नहीं होता था, तो ज्यादा बार ये घटनाएं हो ही नहीं पाती थी। क्योंकि डाक बंगला, दूसरा चीज है कि यहां पर मेरे पास तो मैंने पहले ही कहा कि ये पैसा कभी देते नहीं थे, बस दोस्तों को कैसे पैसा मिल जाता था, उसकी व्यवस्था वो कैसे करते थे, इसका भी इन्हें कभी पता नहीं चल सका। जब जब ऐसा भोजन मिलता तब तक, देखिए अब जो है ऑफिस है, घर से बाहर अगर हम खाना खा लेते हैं तो फिर पता चलता है कि हम घर में खाना कहां से खाएंगे। अब इस क्रम में महात्मा गांधी के अंदर जो है, देखिए किस प्रकार का कौतूहल जागा। घर में आने के बाद जब इनकी माँ इनसे पूछते थे बेटा खाना खा लो, तो ये बार बार कहते, तब ये बहाना करते थे, झूठ बोलते थे कि आज पेट दर्द है, बहाना करते पेट दर्द है, आज हाजमा सही नहीं है, आज खाने का मन नहीं। इस प्रकार की बहानाबाजी महात्मा गांधी जब जब बाहर में मांसाहारी करके आते थे तब करते थे। लेकिन इनके मन में जो है कौतूहल जगने लगा कि मैं कर क्या रहा हूं, मैं मांस खाने के चक्कर में अपनी माँ से झूठ बोल रहा हूं। फिर ये सोचते हैं कि अगर इसकी भनक भी मेरे माँ और पिता को लग जाएगी तो वो तो जीते जी मर जाएंगे, क्योंकि मेरे घर में तो मांस का टुकड़ा, मांस तो आता ही नहीं था। हम वैष्णव परिवार से बिलोंग करते थे, हम वैष्णव थे, हम शुद्ध खाना खाने वाले, शुद्ध शाकाहारी खाना खाने वाले थे। इसका भी इन्हें आघात पहुंचता था कि उसमें वो अपने माँ के सामने वो जो लड़का है मांस खाने के चक्कर में झूठ बोले जा रहे हैं। ये विचार मेरे दिल में कुरते रहते थे, इसलिए मैंने निश्चय किया कि मांस खाना आवश्यक है, उसका प्रचार करके हम हिंदुस्तानी को सुधारेंगे। पर माता पिता को धोखा देना और झूठ बोलना तो मांस ना खाने से भी बुरा है। देखिए ये इस बात पे जोर दिया कि हाँ मांस खाना जरूरी है और इसका प्रचार भी करेंगे, हिंदुस्तानियों को कहेंगे कि हमें मांस खाना चाहिए, हमें बहादुर बनना चाहिए, बलिष्ठ बनना चाहिए, तभी जाकर के हम अंग्रेजों को यहाँ से भगा पाएंगे। लेकिन अपने माता पिता से झूठ बोल करके ये घटना, ये जो है थोड़ा सा द्रवित करने वाली बात थी। और इन्होंने साफ कहा कि झूठ बोलकर मांस खाने से अच्छा है कि ना खाया जाए। इनके अंदर में ग्लानि आने लगी, ये सोचने लगे कि मैं सत्य का पुजारी रहा हूं, आज मैं मांस खाने के चक्कर में अपने माता पिता को झूठ बोल रहा हूं। और ये भी कहते हैं कि अगर इसकी भनक भी लग जाए तो मेरे माता पिता तो जीते जी मर जाएंगे। लेकिन क्या करें, मैंने तो निश्चय कर लिया था कि वे माता पिता अपने दोस्तों को सुधार करनी है, पर सुधार करने के जगह पे मैं ही जो है नए नए प्रकार के चीज ग्रहण कर लिया था। दूसरी चीज, इस वक्त जो है मेरे अंदर एक और जो है द्वंद्व उत्पन्न हो गई कि हमें बड़ों की आज्ञा मान करके ही कोई काम करना होता था। हम तो स्वतंत्र थे ही नहीं, हम तो उनके पराधीन थे। हमें कुछ भी करना है तो अपने बड़ों से आज्ञा मांगेंगे, पूछेंगे, आज्ञा मिलेगी तो तब हम जाकर उस काम को करेंगे। तो इस प्रकार से ये स्वाधीनता,
ठीक है, स्वाधीनता, और ये निर्णय के पीछे पड़ गए और ये निर्णय लिया कि जब तक मेरे माता पिता जीवित है तब तक मैं मांसाहार नहीं करूंगा, जब वो नहीं रहेंगे तब मैं स्वतंत्र हो जाऊंगा, अपने मन का करूंगा। लेकिन यह कथन, ये प्रण जो है महात्मा गांधी को दोबारा मांस के तरफ लेकर नहीं आई, जो उस वक्त छूटा, जो हमेशा के लिए छूट गया। देखिए आगे क्या कहते हैं, माता पिता को धोखा देने के सुविचार से मैंने मांसाहार छोड़ा, और पर वह मित्र, देखिए मांसाहार तो छूट गया पर वो दोस्ती नहीं छूटी। मैं तो मित्र को सुधारने चला था। भैया सुधारने का कहा जाता है ना कि संगत से सब कुछ होता है। संगत आपने बुरे लोगों से कर लिया है तो आपको अच्छी चीजें तो मिलेंगी नहीं। दूसरी चीज है कि आप जिसे सुधारने गए थे वो तो आप पर ही हावी हो गया था, तो वो आपको ही अपने तरह बनाने की तरफ चल गया। फिर भी इन्होंने आशा नहीं छोड़ा, उन्हें लगा कि मैं उन्हें सुधार लूंगा, और जिस दलदल में वो गिरते चले जा रहे थे उनके मंझले भाई भी उन्हें उस दलदल से निकाल बाहर फेंकनी है। इसी सोबत के कारण मैं व्यभिचार में फंस गया। एक बार मेरे ये मित्र जो है, देखिए दूसरी घटना क्या बढ़ी कि एक बार इनके जो मित्र थी उसमें तो ये प्रण ले लिया कभी मांसाहार नहीं करेंगे। दूसरी घटना ये थी कि इनके मित्र ने इन्हें वेश्यालय लेकर चले गए। वेश्यालय भी ये भी चले गए दोस्तों के साथ। वेश्यालय जाने के बाद इन्हें सबको समझा बुझा दिया गया, सारा प्लानिंग कर दिए दोस्तों ने, और इन्हें एक घर के कमरे में जाने को कर दिया गया। ये भी वहां से चले गए बड़ा अंदर से खुश होते हुए कि अब तो हम जा रहे हैं कहीं और अपना आनंद उठाने के लिए। ये भी कमरे में गए, चारों तरफ अंधकार था, इन्हें कुछ दिखाई भी नहीं पड़ रहा था। सामने खाट पर एक महिला बैठी हुई थी। ये कपकपाते हुए वहां जाकर बैठे और इनके मुंह से कुछ बकार तक नहीं निकल पाया, और बकार जब नहीं निकला तो महिला जो बैठी हुई थी उस वैश्यालय में, उस कमरे में, उसने इन्हें धक्के मार कर वहां से बाहर निकाला। अब इन्हें ग्लानि लगने लगा कि उसने तो मेरी मर्दानगी पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। ये थोड़े उस वक्त और भी जो हैं गुस्साए, इनके मन में थोड़ा सा और खेद पहुंचा, ठीक है, कि ऐसा इन्हें लग रहा था कि धरती कहीं मुझे जगह दे दे, धरती कहीं फट जाए और मैं उसमें समग्र रूप से समा जाऊं। इस प्रकार की ग्लानि जो है उस वक्त महात्मा गांधी की हुई थी। देखिए ये असंगत का असर है, गलत दोस्तों के आचरण में पड़ करके महात्मा गांधी में ये गुण आया और वो उनके साथ चले गए। हम जिसे सुधारना कहा जाता है कि दोस्ती उसी के साथ की जानी चाहिए जो आपके जैसा है, आपके उम्र का है। आपके उम्र से बड़े और बड़े से दोस्ती हमेशा हानिकारक होता है। वो कभी भी आपको सही चीज की शिक्षा नहीं करेंगे, शिक्षा नहीं देंगे, और उनमें कोई गुण होगा तो वो गुण भी आप नहीं सीख पाएंगे। उसके अवगुणों को पहले आप जो हैं अपने जीवन में लेकर चले आएंगे। महात्मा गांधी के साथ भी हुआ। जो मित्र थे वो इनसे बड़े थे, और ये जो मित्र जो बड़े थे वो अपने अपने अवगुण के साथ सामने दिख रहे थे, और इनके जो गुण थे उन्होंने कभी ग्रहण नहीं किया, परंतु धीरे धीरे महात्मा गांधी में उनके गुण आना शुरू हो चुके थे। ठीक है, मेरे जीवन में ऐसे दूसरे 4 प्रसंग और आए हैं, कुछ और प्रसंग भी ऐसा रहा है। कहना होगा कि उनमें से अनेकों में अपने पत्र के बिना, मतलब ये साफ कहते हैं कुछ और भी ऐसे प्रसंग मेरे जीवन में रहे, लेकिन मैं उन प्रसंगों में, उन घटनाओं में खुद से बाहर नहीं निकला। मुझे हर बार जो है ऊपर वाले ने, भगवान ने, ये ईश्वर की कृपा है कि मैं हर बार दलदल में फंस जाता था, परंतु प्रभु जो है, ईश्वर जो है, वो मुझे हमेशा उस दलदल से बाहर निकाल लेता था, मुझे बिना कोई प्रयत्न किए बगैर। इस घटना के पश्चात वो कभी दोबारा ये गलती नहीं कर पाए। फिर भी लौकिक दृष्टि से इच्छा करने पर भी जो प्रत्यक्ष कर्म से बचता है हम बचा हुआ मानते हैं। और इन प्रसंगों से इसी तरह इतनी हद तक, देखिए साधारण से चीज है, यहां पर साफ रूप से महात्मा गांधी वही कहते हैं कि मैंने प्रयत्न तो नहीं किया था, लेकिन प्रयत्न किए बगैर मैं इस प्रकार की दुविधाएं से, व्यभिचार से बाहर निकल आया। जिन्हें फिर आगे महात्मा गांधी लिखते हैं अपनी किताब में, आत्मकथा के साथ कहते हैं, जिस तरह हम यह अनुभव करते हैं कि पतन से बचने का प्रयत्न करते हुए भी मनुष्य पतित बनता है, उसी तरह यह भी एक अनुभव सिद्ध बात है कि गिरना चाहते हुए भी, देखिए अगर आपकी कैरेक्टर गिर चुकी है, चरित्र जो है का विनाश हो चुका है, तो आप गिरना आपका तय है। परंतु आप गिरना चाहते हैं, संयोग वैसे गिरने को नहीं बन रहा है, बार बार आप गिर रहे हैं, लेकिन बार बार प्रभु जो है आपको सही रास्ते पे लाने के लिए क्या कर रहा है, साथ दे रहा है। तो उस समय आपको अपने बात को, अपने दिल की बात सुन करके सही मार्ग की तरफ चलना होता है। पर हम आगे बढ़े, ठीक है। मुझे अभी तक इस बात का बोध नहीं हुआ था कि मित्रता जिस लोगों से, मैंने अब तक जो है महात्मा गांधी को ये नहीं लगा कि वो जिन दोस्तों के साथ उनकी दोस्ती हो रखी थी
उनके साथ जिनके साथ वो घुमा फिरा करते थे, जिनसे दोस्ती कर रखे थे, वो अनिष्टकारी है, वो कभी भी मेरे लिए लाभदायक साबित नहीं हो। अभी तक इसका फैसला महात्मा गांधी नहीं कर चुके थे। देखिए, कुछ और घटना ऐसे घटती है कि जिनके दोस्तों ने इनमें इस प्रकार का वहम पैदा कर दिया कि ये इतने वहमी बन चुके थे, इतने शक्की बन चुके थे कि यहाँ इनकी जो वैवाहिक जीवन था उस पर भी असर पड़ने लगा। कभी कभी ऐसी घटनाएं घटी कि महात्मा गांधी गुस्सा होकर के कस्तूरबा के साथ इनकी लड़ाइयां होती थी। कई बार हिंसात्मक घटनाएं घटी हैं, जिसे बाद में महात्मा गांधी जब इस पुस्तक को लिख रहे थे, अपनी आत्मकथा को, तब उन्हें अपने ऊपर भी शर्म हुआ कि मैं क्या कर रहा था उस वक्त। लेकिन इनके मित्रों ने उन्हें इनके इस प्रकार से इनके सामने जाल बुन रखा था कि उस जाल में ये फंसते चले गए थे। देखिए, यहां पे ये साफ लिखते हैं कि महिला के बारे में लिखा है, जब इन्हें होश आती है, जब ये अहिंसा के पुजारी बन जाते हैं, तो इन्हें अपने किए हुए कार्य पर ग्लानि होती है। और वो कहते हैं, स्त्री के पक्ष में कहते हैं कि अगर किसी नौकर पर शक होता है तो वो नौकर काम छोड़ देता है, अगर किसी पुत्र पर शक होता है तो वो पुत्र अपने पिता का घर छोड़ देता है, अगर किसी मित्र पर शक होता है तो मित्र की मित्रता छोड़ दी जाती है, परंतु पत्नी को अगर अपने पति पर शक होता है तो बेचारी कुछ नहीं कर पाती, सिर्फ और सिर्फ जो है अपने भाग्य को कोसती है। पर वहीं जब एक पति को अपने पत्नी पर शक होता है तो उसकी दुनिया ही उजड़ जाती है, दुनिया लुट जाती है, कोई साथ देने वाला भी नहीं होता है। तो ये जरूरी है कि महिलाएं, स्त्री की बात करें, वो अपना सब कुछ कुर्बान करके जो है किसी दूसरे के घर में आती है। जन्म कहीं और होता है, पली बड़ी कहीं और होती है, बहुत लाड से पली बड़ी होती है, और उसके बाद विवाह उपरांत अपने पति के घर में उनके परिवार वालों को जाकर अपनाती है। इस क्रम में वो कई बलिदान करती है, सुबह उठ करके अपने पति के लिए काम, खाना बनाना, बच्चों को देखभाल करना, बच्चों के लिए खान पान करना, घर की साज सज्जा को देखना, साफ सफाई, ऐसे कई कार्य जो हैं एक महिला करती हैं। तो उनके सम्मान में हमें खड़ा होना चाहिए, हमें उनका निरादर करने का अधिकार नहीं है। अगर हम उनका निरादर करते हैं तो उतना ही अधिकार उनका भी है कि वो भी हमें निरादर कर सके। हमारे देश में तो विवाह जो है एक सामाजिक कल्याण है। कट गया। सामाजिक कल्याण एक बंधन है जिसे आसानी से तोड़ा नहीं जाता है, जिसे आसानी से नहीं तोड़ा जाता है। ठीक है। और विदेशों की बात करें, पश्चात सभ्यता की बात करें, तो विवाह वहां पे कॉन्ट्रैक्ट है, सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। जहां पर पत्नी को लगा कि पति के साथ वो सामंजस्य नहीं बैठा पाएंगी तो वो डाइवोर्स ले लेती हैं, तलाक ले लेती हैं। पर हमारे समाज में ऐसा नहीं होता, हिंदू समाज में ऐसा नहीं होता। हर हाल में महिलाओं को सब कुछ भोगना होता है। महात्मा गांधी की जो अगली प्रसंग थी वो चोरी और प्रायश्चित के ऊपर था, और इसके बारे में वो कहते हैं कि ये घटना या तो मेरे इस विवाह के कुछ समय के पहले की है या फिर वो जो है समय के कुछ बाद की है। इसमें जो है अपने एक रिश्तेदार के साथ जो है इन्हें जो है बीड़ी पीने का शौक हो चुका था, और उस वक्त इनके जो काका चाचा जी हुआ करते थे वो बीड़ी पीते थे, और बीड़ी पीने के बाद जो ठूठ बचती थी उन्हें फेंक दिया करते थे। तो आरंभ में इन लोगों ने क्या किया, अपने काका के फेंके हुए ठूठ को कलेक्ट करते थे, जमा करते थे और पिया करते थे। उसके बारे में कहते हैं उसमें आनंद नहीं मिलता था, इतना धुआं भी नहीं निकलता था। तो फिर हम लोगों ने क्या किया, एक कहीं से हमें पता चला कि एक ठूठ लकड़ी होती है जिसे पीने से बीड़ी जैसा लगता है, उसे बीड़ी के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो हम लोगों ने उसे पीना शुरू किया, पर उसे पीने में भी आनंद नहीं आया क्योंकि धुआं भी नहीं निकलता था और उतना मजा भी नहीं आता था। तो इन्होंने फिर क्या किया कि अपने यहाँ काम करने वाले नौकर जिसके पास 4-5 पैसा हुआ करता था, उनके पॉकेट से एक पैसा चोरी कर लेते थे, और चोरी करने के बाद जो है बीड़ी लेकर आते थे और कहीं दूर जा करके पीते थे। तो इस प्रकार से ये जो है इनकी बीड़ी पीने की दोनों की लत लग चुकी थी। इस प्रकार से कई दिन चलते रहे, पर कितने दिन ये चोरी कर पाएंगे, हर दिन संभव ही नहीं था। तो इसी बीच में सोचना, वही कहानी मेरी पेड़ वाली डांट वाली, कि इस डांट को पीने से भी बीड़ी जैसा ही
महसूस होता है और मुंह से धुआं भी निकलता है। देखिए बीड़ी पीने से क्या था, महात्मा गांधी साफ कहते हैं कि बीड़ी पीने से क्या फायदा था, क्या हानिकारक हानि था, ये मुझे पता नहीं था, पर वो धुआं निकलता था तो हम लोग भी धुआं निकालना चाहते थे। अपने रिश्तेदार के साथ ये बात करते हैं। अब ये इस वक्त भी इनके लिए असमंजस था क्योंकि छिप करके पीना होता था। तो कभी कभी एक ऐसा वक्त आया जब महात्मा गांधी और इनके मित्र को लगा कि ऐसा जिंदगी जीने से क्या फायदा, इससे अच्छा है कि हम आत्महत्या हम लोग कर लेते हैं। आत्महत्या करने का प्रण उन्होंने लिया। उस समय सवाल ये भी था आत्महत्या कैसे किया जाए। ठीक है, आत्महत्या किस पर, जहर खा लिया जाए या कैसे, जहर खा लेंगे तो बच जाएंगे तो क्या होगा फिर, तो ऐसे कई मन में विचार आने लगे। फिर इन्हें कहीं से सूचना मिला कि जहर धतूरे का जो बीज होता है उसे खा लेने से भी इंसान की मृत्यु हो जाती है। तो इन लोगों ने धतूरे का बीज जमा किया, लाया जंगल से चुन करके और नदी की तरफ चले गए, वहां जाकर खा करके। लेकिन उस वक्त भी इनके सब, इन दोनों के महात्मा गांधी के दिमाग में कई सवाल आने लगे कि आत्महत्या क्यों करें, इस तरह के सवाल केदार क्यों करना चाहिए, क्यों हम जीवन से भाग रहे, ऐसे सवाल इनके दिमाग में कौंधने लगी। तो इस दौरान 2-4 जो बीज थे धतूरे के उन्होंने खाया, पर इन्हें कुछ हुआ नहीं। अंततः इन लोगों ने फैसला लिया कि आत्महत्या करना नहीं है। वहां से सीधे ये जो है मंदिर गए और मंदिर जा करके जो है केदारनाथ जी के मंदिर में जाकर वहां पे दीपमाला जलाया और प्रण लिया कि मैं आत्महत्या नहीं करूंगा। ये प्रकरण इसके बाद महात्मा गांधी के जीवन में ये बदलाव आया कि उसके बाद इन्होंने जीवन में बीड़ी को छुआ ही नहीं। और इसके ऊपर जब वर्तमान समय में आए, जब ये किताब लिख रहे थे, उन्होंने कहा कि बीड़ी पीने का क्या फायदा है वो मुझे आज तक समझ नहीं आया, और लोग क्यों पीते हैं इसका भी जो है मैं समझ नहीं आया कि मैं वर्तमान स्थिति में कह सकूं ये एक प्रकार का जंगली गंदी आदत है, हानिकारक है। ये कैसे लोगों में एक जबरदस्त शौक के रूप में पनपता है, इसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। मेरे पास शब्द ऐसे नहीं है कि मैं आपको बता सकूं। यहां तक कहते हैं कि आगे जा करके महात्मा गांधी जिस कभी ट्रेन पे, रेलगाड़ी पे बैठते थे और किसी डिब्बे में कोई बीड़ी पीने वाला होता था तो इसकी धुआं और इसकी जो गंध होती थी वो भी इनको बर्दाश्त नहीं होती थी। तो इस प्रकार से महात्मा गांधी जो है बीड़ी पीने की लत और पैसे चुरा कर पीने की लत जो है से ये बच सके। लेकिन आगे जाकर फिर इनके जीवन में चोरी की जो प्रायश्चित थी वो घटना सबसे महत्वपूर्ण है। शायद आप लोगों ने किताब में पढ़ा होगा कि महात्मा गांधी जो है अपने मंझले भाई को सही रास्ते पे लाने के लिए, क्योंकि वो गलत रास्ते में जा चुके थे, तब तक जो है इनके मंझले भाई 25 रुपया के कर्ज में डूब चुके थे और लेनदार बार बार इनको परेशान कर रहा था। इसी बीच में अपने भाई को इस कर्ज से उबारने के लिए महात्मा गांधी ने सोने के कड़े के कुछ हिस्से तोड़ करके, जो कि कम से कम 1 तोला था, उसे तोड़ करके चुरा लिया और भाई की कर्ज को चुकाया। परंतु इस घटना के पश्चात महात्मा गांधी का दिल जो है कौंधने लगा कि वो कर क्या रहे हैं, उन्होंने क्या किया। अब उन्हें ऐसा लगने लगा कि सच्चाई को अपने पिता को जब तक ना बताऊं तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। पर सवाल था कि बताएं तो बताएं कैसे। इस बात ये भी साफ कहते हैं, ये भी इस बात का नहीं डर था हमें कि हमारे पिता हमें पीटेंगे और मारेंगे, क्योंकि आज तक मुझे याद नहीं है कि हम तीनों भाइयों में से कभी भी हमारे पिता ने हमें पीटा होगा। तो मार खाने का तो डर नहीं था, पर इस बात का डर था कि वो अपने आप को सजा देंगे, क्या सोचेंगे वो अपने आप के बारे में, अपने आप में किस प्रकार का दुख होगा, कहीं सदमे से वो मर ना जाए। ये सोचकर मैं डरा रहा, लेकिन फिर भी मैंने निश्चित किया कि मुझे इस पूरी वारदात को जो है अपने पिता को मुझे बतलानी है। जब तक मैं बताऊंगा नहीं तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। महात्मा गांधी ने निर्णय लिया कि मैं पूरी अपनी इस घटना के बारे में पिता को खत लिखकर बताऊं। उन्होंने पूरा वर्णन लिखा और खत लिख करके अपने पिता को दे दिया। पिता बिस्तर पे लेटे थे, तब तक इनके पिता काबा गांधी जो है, उनको भगंदर का रोग लग चुका था, तो खाट पर ही लेटे रहते थे और खाट पर लेटे लेटे ही उस खत को जब पढ़ा उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। महात्मा गांधी भी उस वक्त अपने पिता में लिपट करके खूब रोए थे और ये प्रायश्चित जो है उनके जीवन में इस प्रकार का बदलाव लाया कि तब के बाद से उन्होंने कभी भी चोरी जैसी घटना को दोबारा पुनरावृत्ति नहीं किया। ये मोती की बूंदों के उस प्रेम बाण ने मुझे
भेद बेद डाला, मैं शुद्ध बना, मतलब जो आप पिता की आंखों से जो आंसू गिरी उसे उन्होंने मोती के बूंद कहे हैं, और उसने वो प्रेम दिया, उस बंधन में बांध दिया कि मैं पूरी तरह से शुद्ध हुआ, और उसके बाद मैं कभी भी इस व्यभिचार में नहीं फंसा। महात्मा गांधी लिखते हैं, राम बाण वग्यारे होय ते जाने। राम की भक्ति का बाण जिसे लगा हो ना, वही जान सकता है इस घटना को। जो राम की जिस व्यक्ति को राम की भक्ति का बाण लगा हो, तो राम में क्या है वो जानकारी सिर्फ उसे ही मिल सकती है, वो अनुभव, वो सुख जो है उसे ही मिल सकती है। जिसे राम की भक्ति का बाण नहीं लगा है, राम की भक्ति का बाण नहीं लगा है, वो राम को नहीं समझ सकता। ये यहां पर इस घटना के बाद महात्मा गांधी उल्लेख करते हैं अपनी किताब में। मेरे लिए अहिंसा का पदार्थ पाठ था। उस समय तो मैंने इसमें पिता के प्रेम कैसे, देखिए अभी तक महात्मा गांधी अहिंसा के पाठ से परिचित नहीं हुए थे। इस वक्त महात्मा गांधी को लगा कि ये पिता का प्रेम है जिसकी वजह से मेरे अंदर ये बदलाव आया, या शुद्धिकरण हुआ है। पर आज मैं शुद्ध अहिंसा का नाम से पहचान सकता हूं। पर ये शुद्धि जो मेरी हुई आज वर्तमान में कह सकता हूं वो वाकई अहिंसा थी। ऐसी अहिंसा, कहते हैं देखिए अहिंसा का मतलब ये नहीं था सत्य को बता करके, सत्य को बता करके बताया और जो हुआ उसको सामना किया, प्रायश्चित किया। ये अहिंसा का बोध है कि आप सत्य के साथ जो है अगर किसी भी व्यक्ति को चाहें तो वो अपना बना सकते हैं और अपनी बातों से उन्हें मना सकते हैं। अगले एपिसोड में हम लोग महात्मा गांधी के पिताजी की मृत्यु और इसका किस प्रकार का दर्द हुआ है इसका जिक्र करेंगे। टिल देन बाय बाय। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो में जानकारी प्राप्त हुई है, आपको इंफॉर्मेशन मिला है, तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। टिल देन बाय बाय। अगर चैनल पे नए हैं तो दरख्वास्त है आपसे कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसी कई आत्मकथाएं मैं आपके जीवन में लेकर आने वाला हूं। और दूसरी, इस चैनल के माध्यम से हिस्ट्री और पोल साइंस जैसे विषयों की भी पढ़ाई यहां पर की जाती है। तो आप इस चैनल के साथ बने रहें। जीवन में ज्ञान के सागर में डूब कर ही इंसान जो है अपनी विजय पताका लड़ाता है। इसलिए ज्ञान अर्जित करने की कोई उम्र नहीं होती है, हर उम्र में इंसान ज्ञान को अर्जित कर सकता है। इसलिए आपसे मेरी अनुरोध है, विनती है, प्रार्थना है कि अगर आप चैनल पे नए आते हैं तो वीडियो को देखने के बाद लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।